हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर। तो आज दोस्तों हम जो हिमाचल में 2018 में जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर और दूसरा जो इकॉनमी को लेकर जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आया करते हैं और आने वाला जो एग्ज़ाम है जो इसी साल आने की काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में है उसकी नोटिफिकेशंस भी आ जाएगी, तो उसमें हम किस तरह से है उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो आज जो है सेशन की शुरुआत से पहले मैं सबको बताना चाहूँगा कि सिविल स्टैप हिमाचल बहुत सारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों आप सबके लिए, चाहे आप HPAS का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नायब तहसीलदार अलाइड सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए बड़े सारे हमारे पेड एज वेल एज फ्री इनिशिएटिव यूट्यूब्स के ऊपर चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के बारे में जो पूरी की पूरी जो फ्री इनिशिएटिव्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए हमारे सबसे पहले इकोनॉमी के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो ये मैं सबसे पहले बता दूं 2018 का पेपर है, तो इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों, लगभग 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी से आए और जो लगभग 13 से 15 जो प्रश्न थे वो हमारे करंट अफेयर से आए। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इकोनॉमी को लेकर वो था कि ग्रोस, जब हम बात करते हैं हमारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, दोस्तों जो हमारा जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है इसमें सबसे ज्यादा हमारी भारत इकोनॉमी का कौन सा हिस्सा है कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो GNP है जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये होता क्या है। जब हम भारत की नेशनल इनकम को लेकर इकोनॉमी के लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो दोस्तों आमतौर पे ये जो 4 डेफिनेशंस हैं नेशनल इनकम के, जो 4 हिस्से हैं, इसमें GDP है, फिर हम पढ़ते हैं NDP है, फिर GNP है, NNP है। इनको जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करते तो शायद इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो GDP जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जब दोस्तों किसी भी देश के अंदर किसी भी जो फिक्स टेरिटरी के अंदर है जो हमारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जो मनी वैल्यू है तो उसे हम जो है एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल जो है ईयर में जो भी कैलकुलेट करते हैं उसे हम उस देश की GDP बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्योंकि डोमेस्टिक शब्द यूज किया गया है तो यहां पर सिर्फ एक विद इन ए कंट्री, विद इन ए टेरिटरी की बात करते हैं, लेकिन जो प्रश्न है वो GNP से जुड़ा है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से जुड़ा है, जहां पर हम दोस्तों ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब यहां पर हम उन वस्तुओं को भी इंक्लूड करते हैं जो विदेशों से किसी भी फॉर्म में, चाहे वो FDI की फॉर्म में हो, चाहे FII की फॉर्म में हो, चाहे वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में हो, बाहर से अंदर आ रही हैं। जैसे आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिवार वाला दोस्तों अमेरिका गया है, वो पैसे भेज रहे हैं, वो भी GNP में इंक्लूड होगा। और यहां से जो पैसा बाहर भेजा जाता है, मान लीजिए आप अपने जो है आपका बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है, आपका भाई बाहर पढ़ रहा है, तो उसको आप फीस है वहां भेज रहे हैं, तो वो पैसा भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर बात की गई है GNP में जो सबसे ज्यादा जो है कौन सा जो हिस्सा है वो जो है कवर करता है। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर जो हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा लोग जिस पे डिपेंडेंट है, हमारा एग्जांपल के तौर पे मैं एग्रीकल्चर बोल सकता हूं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों जहां पर हमारी जो इंडस्ट्री है जो हमारा पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करती है। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि सिविल स्टैप हिमाचल पिछले कई वर्षों से बेहतरीन सर्विसेज दे रहा है। तो दोस्तों हम जो हिस्सा हैं टर्शरी सर्विसेज का जो है टर्शरी सेक्टर का हिस्सा हैं, और आप भी एग्जाम क्लियर करके टर्शरी सेक्टर में ही जाना चाहते हैं अगर आप एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, नन ऑफ दिस। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दैट इज द टर्शरी सेक्टर। तो लगभग 53% से भी ज्यादा जो है GNP का जो हिस्सा है दोस्तों वो टर्शरी सेक्टर से वो आ रहा है। फिर यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है प्लान हॉलीडे जो है वो कौन से पीरियड को कहा जाता है। अब इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसे समझना पड़ेगा। वो पूरे के पूरे 5 इयर्स प्लान हमें पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, जिससे कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसका गठन 1950 में होता है और 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बनता है। तो हमने देखा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था जब उसकी शुरुआत 1966 में होनी थी, लेकिन दोस्तों कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर बहुत बड़ा जो ड्राउट्स
जो सूखा पड़ गया था 1965 में, उस वजह से हम अपना फोर्थ 5 ईयर प्लान 66 में नहीं बना पाए और हम 1 ईयर्स में है कन्वर्ट कर गए हमारे 5 ईयर प्लान को। तो ये जो टाइम पीरियड था 66 से, तो हम जो है 5 ईयर प्लान बनाने में नाकामयाब रहे। तो 69 तक है हमने एनुअल प्लान्स बनाए और इसी को हम प्लान हॉलीडे भी बोल देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द बी। तो अब आप देखिए ये जो स्पेसिफिक, जब तक आपने जो है अच्छे से इकोनॉमी नहीं की होगी, अब जैसे हमारा सिविल स्टैफ हिमाचल का जो सब इंस्पेक्टर को लेकर दोस्तों जो कोर्स है जो 9 मई से है शुरू हो रहा है, तो उसमें हमने पिछले कई वर्षों के जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनका एनालिसिस किया और उसके बाद ही पूरा का पूरा एक कोर्स है आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको आने वाले सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में है वो बेहतर तरीके से है दोस्तों आपके एग्जाम को है वो पढ़ा जो है दोस्तों आपकी तैयारी करवा सके। और उसी जो है एनालिसिस को लेकर है जो है हम आगे भी बहुत सारे और एग्जाम्स जो आएंगे उनके लिए है अपने आप को, अपने जो है कोर्सेज को उनको बना रहे हैं। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से दोस्तों इनमें से कौन सा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो यहां पर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो दोस्तों नाम से काफी क्लियर है कि जो मानव है, ह्यूमन है, उसकी डेवलपमेंट का इनमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट, अब यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो प्रति व्यक्ति आया है जो हमारी दोस्तों जो उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिस्सा माना गया है। फिर इसके अलावा हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें ग्रोस इनरोलमेंट रेशो जो है रेट है, जैसे कि एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे हम किसी को 10वीं बोल सकते हैं दोस्तों, 12वीं बोल सकते हैं कि एक मिनिमम लेवल तक है, कितने जो बच्चे हैं किसी भी देश में जो वहां पर है पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे हम ग्रोस इनरोलमेंट रेशो बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ की अगर हम बात करें, दोनों ही हेल्थ से जुड़े हैं, हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ है ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स का हिस्सा है और इसका जो उत्तर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है दोस्तों, जो फिलहाल एचडीआई का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है जी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जब हम इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, एचडीआई के पैरामीटर्स पढ़ते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज में है ये जो कवर है, ये जो टॉपिक है वो हो जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके फादर किसे कहा जाता है। तो ये एम.एस. स्वामीनाथन, आपने जरूर इसका नाम भी जरूर सुना होगा क्योंकि स्वामीनाथन जी, इन्हें हम ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। गेहूं को लेकर जो बड़ी क्रांति हुई थी 1960 के आखिर के दशक में दोस्तों, 60 के बिल्कुल अंत में, तो उसे हम जो है बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन प्रश्न ये व्हाइट रेवोल्यूशन से जुड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो सारी की सारी ये जो रेवोल्यूशंस हैं, चाहे वो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हो, हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, ब्लैक रेवोल्यूशन हो, ये जितनी भी तरह की रेवोल्यूशन, रेड है, पिंक है, उनके बारे में जरूर पता हो किससे जुड़ी हुई हैं। और कुछ रेवोल्यूशन से जुड़े कुछ महान व्यक्ति, जैसे व्हीट रेवोल्यूशन से जुड़े हैं दोस्तों वर्गेश क्यूरियन, तो है उन्हें हम व्हाइट रेवोल्यूशन का पितामह बोलते हैं। तो यहां आप इवन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इनका जो बर्थडे होता है 26 नवंबर, उसे दोस्तों हम एज ए नेशनल मिल्क डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि दूध का जो उत्पादन हुआ तो पहले भी बहुत करता था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने में इन्होंने बड़ी मदद की, मॉडल्स तैयार किए और आज वो गांवों का जो दोस्तों जो दूध का उत्पादन जो कहीं वेस्ट हो जाया करता था गांव में ही शहरों तक है, किस तरह से लाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों अमूल का जो निर्माण हुआ और बड़े सारे और कोऑपरेटिव्स भी भारत में बन पाए। फिर हम बात करेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है। तो यहां पर जब हम रेगुलेटर्स की बात करते हैं ना भारत में, तो जो हमारे भारत में ऐसा कहा जाता है कि 4 तरह के बड़े इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं। एक जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमारा पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है कि इंश्योरेंस का कोई भी कंपनी है उसको अपना काम करना है दोस्तों, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हमारा जो है हमारे दोस्तों इसके अलावा चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, तो उसके तौर पे जो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसके नियम कायदों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो वो IRDA, वैसे पहले इसका नाम यही था लेकिन अब तो नाम भी चेंज हो चुका है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो चुका है, ये उसका रेगुलेटर है। फिर दोस्तों हम अगर नाबार्ड की बात करें तो हमारे भारत के जो, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा रेगुलेटर है नाबार्ड, लेकिन फिर भी जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं
उनके लिए दोस्तों है कुछ नियम कायदे जरूर तैयार करते हैं। हालांकि जो आरआरबी है, आरआरबी की बहुत सारी जो कंडीशंस हैं आरबीआई ही उसके लिए तय करता है। फिर हम जो है, मैं अगर आपको 4 रेगुलेटर्स की जो महत्वपूर्ण बता रहा था, अगर मैं नाबार्ड को निकाल भी दूं तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण रेगुलेटर है हमारे लिए पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए जो हमारा पेंशन सेक्टर है भारत का, तो उसको जो रेगुलेट करने का श्रेय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाते हैं। और जो इस प्रश्न का उत्तर है, कैपिटल मार्केट हो दोस्तों, चाहे वो इसके अलावा स्टॉक मार्केट हो, चाहे हमारा किसी भी तरह का जो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी अंग, चाहे हम बात करें आईपीओ की दोस्तों, चाहे हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, हर तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो शेयर मार्केट से जुड़ा है, स्टॉक मार्केट से जुड़ा है, तो वो उसका जो रेगुलेटर है वो सेबी होगा, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका गठन कब हुआ दोस्तों, इनका जो गठन है किस एक्ट के तहत हुआ, तो ये सभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं हमारे इस कोर्स में हैं वो जुड़े हुए हैं। फिर मैं 75th क्वेश्चन है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की जो है दोस्तों हिस्से आता है, कौन उसे है कस्टडी में रखता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये आ रहा है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस में से। तो आरबीआई के बड़े सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से अगर मैं महत्वपूर्ण फंक्शंस की बात करूं, जैसे कि भारत में करेंसी इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेटर आरबीआई द्वारा कृत एमपीसी करती है दोस्तों, जैसे कि बैंकों के जो है बैंक के तौर पे, जो बैंकों को रेगुलेट करने के तौर पे है आरबीआई काम करता है। इंटरनेशनली अगर बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, वहां पर भी आरबीआई के ही ऑफिसर्स जाते हैं। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जैसे कि हम यूएस डॉलर्स को भी बोल सकते हैं, विदेशी करेंसी स्पेशली हार्ड करेंसीज को, गोल्ड को बोल सकते हैं। तो इनका जो रिजर्व, इनकी जो कस्टडी है वो कौन रखता है, वो हमेशा हमेशा दोस्तों वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। और इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको ऑथराइज्ड कर दे, ऑथराइज्ड डीलर, कुछ जैसे कि कुछ जो दोस्तों जो बैंक्स हैं, कुछ बैंकों में भी ये जो आपको इंटरनेशनल करेंसी मिल सकती है, लेकिन वो स्पेसिफिक जो ब्रांचेस हैं अगर वो आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड होंगी तभी वो जो पैसा है आम लोगों को वो दे सकेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो सोर्स नहीं है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का। तो ये जो टैक्सेस से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट जो ये लेक्चर है हमारा जो टैक्सेस, और इसमें से 1-2 प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं होती हैं। तो हमारे अलग अलग टैक्सेस हैं दोस्तों, कस्टम ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, इनकम टैक्स। तो इसका जो उत्तर है डिविडेंड एंड प्रॉफिट है। ये वैसे यहां से गवर्नमेंट को फायदा तो जरूर होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड का सोर्सेज है वो नहीं है जी। फिर हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, क्योंकि अब वैसे इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन कहूंगा मैं। और इसका जो गठन है वो जनवरी 1995 में किया गया था, ताकि विश्व भर में व्यापार को लेकर है दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके नियम कायदों के अकॉर्डिंग है देश का, दुनिया का व्यापार चल सके। फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी का जो 2018 के एग्जाम में आया था। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां क्वेश्चन पूछा गया होमोजीनियस जो प्रोडक्ट है वो किसका फीचर है। तो यहां पर मैं कहूंगा, हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई जो हमारे इकोनॉमिक्स में बड़े सारी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब सबसे पहले तो हमें पता होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होता क्या है। होमो का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, तो एक ही इस तरह का प्रोडक्ट जो अगर 4 कंपनियां 10 कंपनियां बेच भी रही हैं तो उनकी क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और जो है जो बायर है वो ज्यादा कंफ्यूज्ड भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको पानी की बोतल खरीदनी है, एक एक्वाफिना है, एक बिस्लेरी है, तो आपको पानी ही पीना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको सेब खरीदने हैं तो कोई कहे कि ये हमारी कंपनी के सेब हैं, वो दूसरा कंपनी हमारी कंपनी के, तो वहां पर उन जैसे प्रोडक्ट्स को जहां पर क्वालिटी लगभग सेम ही होती है उन्हें हम होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। और दोस्तों ये जो फीचर है, वैसे तो कई बार अगर हम सही से टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो दोस्तों जो है परफेक्ट जो कंपटीशन है ये उसका फीचर है वो मान लिया जाता है। हालांकि कहीं कहीं वो ओलिगोपोली भी बोल देते हैं, कुछ कुछ क्योंकि मिलता है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस की वजह से है ये जो एग्जांपल्स हैं इनके चेंज हो जाते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ना परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके अलावा अगर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चंस में हम ऑब्वियसली बात है 2018 के एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो 2018 का ये जो एग्जाम है
ऑब्वियसली बात, ये करंट अफेयर तो अब नहीं आएंगे, हमें तो 2021 के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, हमें हो सकता है 2022 के करंट अफेयर तो पढ़ने पड़ेंगे, 2021 के भी हो सकता है लास्ट के जो 6-7 महीनों के करंट अफेयर पढ़ने पड़े। तो यहां पर इसके डिस्कशन का मतलब है कि हमें एक आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि यहां पर पूछा गया कि कौन से भारतीय ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया की पहली माइक्रो फैक्ट्री है दोस्तों, जो है वो जो है वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री टू हेल्प टैकल ई वेस्ट हजार्ड, तो जिसने दुनिया में पहली बार है ये जो फैक्ट्री डेवलप की ताकि ई वेस्ट को है वो जो है दोस्तों जो टू हेल्प टैकल ई वेस्ट हजार्ड, जो ई वेस्टेज है, ई वेस्टेज का मतलब जैसे मोबाइल्स, जैसे लैपटॉप्स दोस्तों, ये यूज करने के बाद, इनको खराब होने के बाद किस तरह से इनको है टैकल किया जाए, उसे किस तरह से नष्ट किया जाए। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा दिल्ली में जो है भारत का पहला जो है ई वेस्ट पार्क बना, तो अब इसके संदर्भ में इस तरह के जितने भी टेक्नोलॉजी वाइज जो है कुछ नए पार्क्स हों या नए जो इनोवेशंस हों उनको हम पढ़ेंगे। फिर हम देखें विच आईआईटी हैज इंस्टॉल्ड फर्स्ट 5G रेडियो लेबोरेटरीज, तो हम जैसे अगर मैं प्रेजेंट के संदर्भ में बात करूं तो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है और उनके बड़े जो हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग आईटीज हैं, उनको डेवलप कर रही हैं, उनके फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर 2018 का नेशनल सेफ मदरहुड डे, दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दे देता हूं कि आपको इंटरनेशनल वाटर डे पूछा जा सकता है, अर्थ डे पूछा जा सकता है, या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी भी कोई महत्वपूर्ण दोस्तों कोई नया इंपॉर्टेंट डे, जैसे अगर बात करूं इस बार 2022 की, तो यहां पर एक नया दिन शुरुआत की गई टू इस्लामोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, ताकि मुसलमान लोगों से हैं जो है दुनिया में उनका जो फोबिया एक फैला हुआ है उसको खत्म किया जा सके। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट और नए हों, और साथ ही साथ बोलना चाहूंगा आजकल उनके थीम्स भी पूछने लग गए हैं। तो यहां पर हमें टाइप्स पता लग रही हैं कि कोई नया इनिशिएटिव हो टेक्नोलॉजी वाइज, या फिर दोस्तों कोई नया साइंटिस्ट जिसकी वजह से जो है भारत का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ हो। इंपॉर्टेंट डेज की बात की, फिर जो यहां पर फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली। हाँ जी, यहां पर स्टेट न्यूज की हम बात करें तो हम आपको मैं ये बोलना चाहूंगा यहां पर जो हमारी डेली करंट अफेयर्स आते हैं तो वहां पर भी हम इन्हीं पुराने पेपर्स को है एनालिसिस करके अपने करंट अफेयर आपके लिए तैयार करते हैं, जो आपको हर तरह के एग्जाम के लिए हैं बिल्कुल जो है दोस्तों पूरी तरह से परफेक्ट हैं। जैसे यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट टाइगर 5, ये किन दो देशों के इन बिटवीन हुई। फिर पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस दोस्तों किस जो है यहां पर शहर ने इसकी शुरुआत की है। अब ये नए एडिशंस हैं स्टेट न्यूज को लेकर। फिर 29th एडिशन जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है दोस्तों, वो किस भारतीय स्टेट में है आयोजित किया गया था। अब क्योंकि हम देखते हैं 2015-16 में शुरुआत हुई इंटरनेशनल योगा की, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी खुद हर साल इसमें हिस्सा लेते हैं। दुनिया का पहला देश जिसने कि डिजिटल लीगल टेंडर जो सॉवरेन है दोस्तों वो इशू किया है। फिर हम देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म है जो जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे। फिर हम बात कर रहे थे इंडियन वुमेन जो कि दोस्तों लॉ एंड जस्टिस के फील्ड में है, नारी शक्ति जो पुरस्कार है उसे मिला है। ये सारे के सारे ये जो इनिशिएटिव्स हैं, देखो हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। जैसे अगर हम अभी मैं ये क्वेश्चन भी जल्दी से कवर कर देता हूं, इसके बाद मैं कैटेगरीज बताऊंगा आपको कि पहली जो वुमेन ऑफिसर जिसको दोस्तों डायरेक्ट जो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में है एंट्री मिली। फिर अंजुम मुदगिल के बारे में क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से जुड़ी है। इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट के बारे में क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के बारे में प्रश्न है। ये सारे के सारे ये जो प्रश्न हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ये सभी कैटेगरीज के प्रश्न अब मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे कि कुछ नेशनल न्यूज हैं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, हालांकि इसमें हमने अपॉइंटमेंट का कम ही देखा है। फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। फिर इसके अलावा स्टेट न्यूज हैं दोस्तों, साइंस एंड टेक न्यूज हैं, एनवायरमेंट न्यूज हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि प्रश्न कितने आए हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो प्रश्न बहुत ज्यादा आए हैं। यहां पर अगर मैं गिनती भी करूं 3 दोस्तों, उसके बाद 7, फिर 9, फिर उसके बाद जो है 13, फिर उसके बाद मैं देखूं 17, तो 17 जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा हिस्सा है कवर करता है करंट अफेयर, और इसके लिए जो है लगभग हमें पिछले 10 से 12 महीने के करंट अफेयर पढ़ने बड़े ही जो महत्वपूर्ण। और ये सभी टाइप्स
ऐसी हैं जो हर रोज हम अपने करंट अफेयर में कवर भी करते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, और बड़ी जल्दी ये जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है ये जो आने वाला है, आप इसको अगर आप फिल करते हैं तो सिविल स्टैप हिमाचल के सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ इनरोल होने वाले हैं तो उनकी सिलेक्शन 100% है, हम उसको श्योर करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा फोकस है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर और अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आपको इतनी बेहतरीन पढ़ाई दी जाए दोस्तों आपने जो भी किया है उससे बाहर एग्जाम नहीं आ सकेगा। तो यही हमारी कोशिश है। और आप जो है दोस्तों हमारे नए नए इनिशिएटिव्स के बारे में अगर और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और 9 मई से है हमारा ये जो सब इंस्पेक्टर को लेकर एग्जाम शुरू होगा, हमारा जो दोस्तों नया बैच स्टार्ट होगा। और एक और बात बता दूं, जब नोटिफिकेशन आता है ना उसके बाद तैयारी के लिए बड़े ही कम दिन बचते हैं। और आपको सबको पता है इलेक्शन है इस साल और कभी भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अपनी तैयारी अभी शुरू करें। और मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी जो है दोस्तों जब कोचिंग करते हैं, कभी भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो चाहते हैं कि उसे एक बार चख लें, चाहते हैं कि उसको एक बार यूज कर ले, चाहते हैं कि उसका एक बार ट्रायल कर ले। तो दोस्तों जरूर सिविल स्टैप हिमाचल भी आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है। हमारे डेमो लेक्चर्स देखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे है कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और डेमो लेक्चर देखने के बाद ही आप है हमारे साथ सब इंस्पेक्टर में इनरोल हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।